हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में पढ़ रहे थे और डिमांड फोरकास्टिंग के हम डिफरेंट मेथड कर रहे थे। उसमें से जो हम इकोनोमेट्रिक का रिग्रेशन मेथड था वो हम लोग कर चुके हैं और इसके बाद आज हम करेंगे साइमल्टेनियस मेथड। साइमल्टेनियस मेथड जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सबसे पहले समझते हैं वो क्या होती है। देखो, जो हमारा रिग्रेशन मेथड होता है वो जब हमारी एक ही इक्वेशन होती है, यानी कि ओनली वन इक्वेशन होती है, उस केस में हम रिग्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारी काफ़ी सारी इक्वेशन होती है, दो या दो से ज़्यादा जब हमारी इक्वेशन हो जाती है, तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का यूज़ करते हैं। और जो हमारा रिग्रेशन है वो बेसिकली, जैसे मान लो जो हमारा रिग्रेशन मेथड था वो इस तरीके से था कि हमारा जो डिमांड है वो डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर, लेकिन जो हमारी डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पर ये डिपेंडेंट वेरिएबल था और ये प्राइस क्या था, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। लेकिन इसका अपोजिट नहीं हो सकता, हमारी डिमांड प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन हमारी डिमांड जो है वो प्राइस को फ्लक्चुएट नहीं कर सकती, यानी कि प्राइस डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, डिमांड प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। ठीक है, तो इस केस में ये कहते हैं, तो सिंपल जो इक्वेशन होती है जब एक साइडेड होती है, यानी कि जो हमारी डिमांड डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर, उस तरीके के इक्वेशन में हम रिग्रेशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे कई सारी इक्वेशन होती है, यानी कि उल्टा हो जाए कि अगर हमारी डिमांड भी प्राइस पे इम्पैक्ट डालने लग जाए, जैसे अगर हम रियल लाइफ में देखते हैं कि हमारे जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है ना, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर अपोजिट केस होता है तो उस केस में हमारा रिग्रेशन मेथड काम नहीं आता, उस केस में हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड काम आता है, जिसमें काफ़ी सारी इक्वेशन होती है और उसको हम फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हमारी इक्वेशंस ज़्यादा होती हैं या हमारे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदल जाता है और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल में बदल जाए, तो अगर अपोजिट हो जाए तो उस केस में क्या किया जा सकता है, उसमें रिग्रेशन मेथड की बजाय इकोनोमेट्रिक मेथड ही यूज़ होगा। तो हमारा जो इकोनोमेट्रिक मेथड है उसको यूज़ करने से पहले कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। कि जो हमारा इकोनोमेट्रिक मेथड है उसके अंदर ना दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक तो होता है एंडोजीनियस वेरिएबल, एक होते हैं हमारे एक्सोजीनियस वेरिएबल। एंडोजीनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो हमारे मॉडल के अंदर ही बना लिए जाते हैं, यानी कि हमारे वो वेरिएबल्स जो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, वो होते हैं हमारे एंडोजीनियस वेरिएबल। जैसे इसके अंदर डिमांड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये है हमारा एंडोजीनियस वेरिएबल। और जो हमारा एक्सोजीनियस वेरिएबल होते हैं वो आउटसाइड द मॉडल डिसाइड होते हैं, मॉडल से बाहर ही डिसाइड होते हैं, वो होते हैं एक्सोजीनियस वेरिएबल, जिनका मॉडल का जिनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे सप्लाई ऑफ मनी, बिकॉज वो कौन सप्लाई करेगा, गवर्नमेंट करेगी, उसके लिए आप मॉडल में कोई, उस मॉडल की वजह से मनी की सप्लाई पे कोई चेंज नहीं ला सकते। टैक्सीज हो गए, इस तरीके की चीज़ें जो बाहर मॉडल से आउटसाइड डिसाइड होती हैं, वो होती हैं हमारी कौन से होते हैं वो वेरिएबल, वो होते हैं हमारे एक्सोजीनियस वेरिएबल। पहला स्टेप यही हुआ कि हमें पता होना चाहिए एंडोजीनियस वेरिएबल कौन से हैं और एक्सोजीनियस वेरिएबल कौन से हैं, हम जो मॉडल कर रहे हैं उसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हमें इन दोनों का नेसेसरी डाटा पता होना चाहिए, यानी कि एंडोजीनियस के बारे में भी हमें डाटा का पता होना चाहिए और एक्सोजीनियस जो वेरिएबल है उनके भी डाटा का पता होना चाहिए। सारा डाटा हम गैदर करेंगे दोनों कंपोनेंट के रिगार्डिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो फाइनल स्टेप होता है उसके अंदर हम दोनों वेरिएबल्स को यूज़ करके इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं, किस तरीके से हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन काम करती है। तो देखो, इसके अंदर दे रखा है कि जो हमारा YT होता है, यानी कि इनकम किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, हमारे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट CT प्लस IT प्लस GT प्लस NXT। अगर आपने 11th-12th में भी अगर आपने इकोनॉमिक्स को ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी हम ये कॉन्सेप्ट करते थे कि हमारी जो इनकम है, नेशनल इनकम वो कंजम्पशन पे, इन्वेस्टमेंट में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे और नेट एक्सपोर्ट पे क्या करती है, डिपेंड होती है। तो इसके अंदर ये कहते हैं कि अगर हमें
वैल्यूज़ दे रखी हो, अगर हमें निकालना है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ही निकालना है और हमें ना इनकी वैल्यूज़ दे रखी है, तो वैसी बात है हम इनको निकाल सकते हैं, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखिए, जो हमारा CT होता है ना, ये जो हमारा CT है कंजम्पशन, वो क्या होता है, इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड MPC। MPC आप लोगों को पता होगा, बीटा होता है हमारा MPC का मतलब होता है इनकम चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आता है, और ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है वो कंजम्पशन जो हमारी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी होती है। यानी कि अगर कोई बैगर है, वो कुछ अर्न नहीं कर रहा, तो भी वो अपना पेट भरता है, चाहे वो किसी से मांग के, बैगिंग से, या किसी भी तरीके से वो कैसे भी करे, किसी से पैसे ले ले उस तरीके से। तो ऐसी कंजम्पशन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी होती है वो होती है ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो हमारा CT ऑटोनोमस और हमारा MPC का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, मान लो हमने कैलकुलेशन कर ली, यहाँ पर हमारे IT बता रखा है हम लोगों को 20, GT बता रखा है हम लोगों को 10, और नेट एक्सपोर्ट हमें बता रखे हैं 5। और हमारी जो CT है उसकी इक्वेशन बता रखे हैं इन्होंने। CT के अंदर जो हमारा 100 है वो है ऑटोनोमस कंजम्पशन, और हमारा MPC है यानी कि बीटा है हमारा 0.75 YT। ठीक है जी, ये बता रखा है हम लोगों को। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम अपनी क्या करेंगे, इक्वेशंस वगैरह लगाएंगे। जैसे YT इज इक्वल टू, CT छोड़ दें अगर 1 मिनट के लिए, तो IT कितना है 20 प्लस ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, GT कितना है 10, नेट एक्सपोर्ट कितने हैं 5, तो YT इज इक्वल टू क्या हो गया CT प्लस 35। अगर मैं इसको और चेंज करूँ तो जो हमारा CT है उसके लिए इक्वेशन दे रखी है, तो ये वाली जो इक्वेशन है या ये वाली जो इक्वेशन है इसको CT की जगह पुट कर देंगे, तो YT इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 YT प्लस 35। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के अंदर क्या कर दिया हमने, पुट कर दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो हमारा क्या करेंगे, देखो YT वालों को एक तरफ ले लेंगे, तो YT माइनस, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 0.75 YT इज इक्वल टू, ये इधर ही है 100 प्लस 35 एज इट इज। YT में से 0.75 यानी कि 1 में से इतना गया तो कितना बढ़ जाए 0.25 YT इज इक्वल टू, ये क्या बन गया हमारा इस तरफ वाली साइड 135 बन गई। अब अगर हम YT को इधर लाएं तो 135 डिवाइडेड बाय 0.25 अगर मैं सोल्व करती हूँ इसको, तो मेरा आंसर आता है 450। तो ये क्या हो गया, हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, YT कैलकुलेट कर दिया इन सारे चीज़ों से, जो मतलब कितनी सारी चीज़ों के ऊपर हमारा YT डिपेंड कर रहा था। और हमने CT का भी यूज़ कर लिया, यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में यही होती है ना कि हमारी 2 टाइप की इक्वेशन होगी, एक तो ये होगी और दूसरी होगी, इन दोनों को मिला के हमने सॉल्यूशन लाए हैं हम लोग। YT का आंसर आया हमारा 540। अब जो हमारा YT आ गया ना, इसके थ्रू हम इजीली CT को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पर हमारा CT दे रखा है 100 प्लस 0.75 YT, तो इस YT को अगर मैं YT की जगह इस वैल्यू को पुट कर दूँ 540 को, तो मेरा CT भी एग्जैक्ट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो भाई वैल्यू पुट करेंगे, CT इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 YT है ना, तो YT की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे Y की 540, तो CT इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 इंटू 540। ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आया 505। इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 505। तो हमने क्या पाया कि जब इनकम हमारी 540 है तो हमारी कंजम्पशन क्या है 505 है। इसका मतलब 540 हमारी इनकम है और कंजम्पशन होगी हमारी 505। तो हमारी 35 रुपीज़ हम क्या कर रहे हैं, 35 रुपीज़ को क्या कर रहे हैं हम सेव कर रहे हैं। ये हमारी कंजम्पशन होगी। तो इनकम 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, कंजम्पशन और सेविंग। कंजम्पशन पे इतने रुपए खर्च हो गए तो सेव क्या हुआ 35 रुपीज़। तो ये था हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन का पार्ट। इसके बाद इसकी कमियाँ क्या हैं, कमियाँ यही है कि अगर हमें एग्जैक्टली वैल्यू का नहीं पता होता, एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का नहीं पता होगा, तो उस केस में हमारी ये कैलकुलेशन फेल हो जाएगी। जो रिग्रेशन मेथड की
कमजोरियां थी यानी कि लिमिटेशंस थी, वही इसकी भी लिमिटेशन है एज इट इज़। तो हमारा सारे के सारे मेथड्स कंप्लीट हो गया, डिमांड फोरकास्टिंग हमारा पूरा हो गया है चैप्टर। और इसके अंदर हम कंक्लूजन में यही लिखेंगे कि हमारे मेथड बहुत सारे हैं, थ्योरेटिकल मेथड है, प्रैक्टिकल मेथड है, स्टैटिस्टिकल है, इकोनोमेट्रिक है, ट्रेंड प्रोजेक्शन है, तो बैरोमेट्रिक है। तो हम हर एक मेथड को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, हम अपने मेथड्स को नीड के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो कोई ऐसी कैलकुलेशन है, ऐसी डिमांड फोरकास्टिंग है जिसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन से काम चल जाएगा तो थ्योरेटिकल अपनाएंगे, जहाँ पर प्रैक्टिकल की जरूरत होगी वहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें अप्लाई होंगी। तो हर एक मेथड में कुछ कमियाँ और कुछ इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों में, तो हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन मेथड को ऑप्ट करेंगे। तो इसी के साथ ही हमारा डिमांड फोरकास्टिंग का चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमने डिफरेंट मेथड पढ़े, डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट डिमांड, ठीक है, या डिमांड फोरकास्टिंग। तो हमने डिमांड फोरकास्टिंग के लिए इतने सारे मेथड पढ़े। सो कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक। सो थैंक यू।